राधे सभी को। अच्छा, तो आप सब लोगों के मई के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। सीए इंटर के सितंबर के एग्जाम्स कुछ ही मंथ में आप लोगों के आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होऊंगा, मैं आप लोगों को जीएसटी सीए इंटर, यस, जीएसटी सीए इंटर सारे के सारे चैप्टर्स की इन डिटेल रिवीजन डालने वाला हूँ। और हम लोग आज पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, हम लोग सारे के सारे जीएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं एज पर आईसीआई सिलेबस हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस आईसीआई के बुक में मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चंस गिवन है वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन सारे के सारे चैप्टर्स खत्म करते हैं। आज इंट्रोडक्शन टू जीएसटी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सीए इंटर के जीएसटी के सिलेबस का, वो हम लोग करने वाले हैं। और मैं इसको एज पर आईसीआई के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो आप लोगों को मैं क्या करूँगा, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसके चैप्टर वाइज पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इस पीडीएफ का जो बेसिस है बनाने का वो आईसीआई का मॉड्यूल है, बट एनालिसिस और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने इसको क्या प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू जीएसटी चैप्टर्स की रिवीजन। ठीक है, ओके, तो आप सब लोगों का कंसंट्रेशन जो है वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, इस पीडीएफ पे होना चाहिए, और मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। अब एक बार हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जीएसटी के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, फर्स्ट टॉपिक। फिर सेकंड, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, नीड फॉर जीएसटी, फ्रेमवर्क, फिर उसके बाद बेनिफिट, और लास्ट में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, ये हम लोग क्या है, फर्स्ट चैप्टर का जो इंडेक्स है वो गिवन है, इसके अंदर हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि टैक्स क्या है, टैक्स वर्ड क्या है, एक लैटिन वर्ड था टैक्सो, वहाँ से ड्राइव हुआ है। टैक्स की अगर आप डेफिनेशन पूछेंगे तो आप लोगों को भी पता है कि टैक्स क्या एक तरीके का पेक्यूनरी बर्डन है, जो कि कौन लगाता है हमारे ऊपर, कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है ना। और गवर्नमेंट क्यों लगाती है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत सारी फैसिलिटीज वो यूज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों को गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, इट इज नॉट अ वॉलेंट्री पेमेंट, इट इज नॉट अ वॉलेंट्री पेमेंट और डोनेशन, बट इट इज एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। ठीक है, आप लोगों को जीएसटी समझने के से पहले, जीएसटी पढ़ने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाता हूँ। देखो, आपका सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा, आप बिल्कुल इजीली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझ जाएंगे। देखो, मैं शैलेंद्र हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, इस कंपनी में काम करता हूँ, और ये कंपनी मेरे को क्या करती है, कंपनी क्या करती है, मेरे को सपोज करो एनुअली 10 लाख रुपीज सैलरी देती है ना, 10 लाख रुपीज सैलरी देती है। अब ये जो 10 लाख रुपीज सैलरी कंपनी ने मुझे दी, तो इसमें से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स, क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। इनकम टैक्स मैंने लेट्स सपोज कि 3 लाख रुपीज इनकम टैक्स आया, ये मैंने क्या करा, गवर्नमेंट को पे कर दिया, और मेरे पास बैलेंस जो इनकम बची वो कितनी बची, 7 लाख रुपीज बची। अब ये जो 10 लाख रुपीज थी वो क्या थी, इनकम थी, ये क्या थी, इनकम थी। ये जो टैक्स लगा वो किस पे लगा, इनकम पे लगा, डायरेक्टली किस पे लगा, इनकम पे लगा। टैक्स किस पे लगा, इनकम पे लगा। और ये टैक्स का बर्डन किसने बोन किया, बर्डन किसने बोन किया, शैलेंद्र ने बर्डन बोन किया। मतलब कि
जो इंसिडेंस था और जो बर्डन था वो उसी बंदे ने बोन किया जिसने इसको अर्न किया, इनकम को, है ना, समझ में आया? ओके। अब लेट्स सपोज कि 10 लाख की जगह पे अगर ये मेरी इनकम 20 लाख रुपीज होती तो क्या मेरे को उस सिनेरियो में भी 3 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ता? नहीं, उस सिनेरियो में मेरे को हो सकता है 5, 6, 7 लाख रुपए पे करना पड़ता, है ना। तो मतलब इनकम के साथ साथ टैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, हो गया। अब इसके हम दूसरी साइड आते हैं, है ना। दूसरी साइड हम समझते हैं किसको? इनडायरेक्ट टैक्स को। अब लेट्स सपोज कि ये 7 लाख रुपए मेरे पास बैलेंस बचा, है ना, आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब मैं क्या गया, मैं एक लैपटॉप स्टोर के पास गया। लैपटॉप स्टोर के पास गया, इसने बोला कि जो लैपटॉप का प्राइस है वो कितना है? 50,000 रुपीज़ है। मैंने बोला अच्छा। तो उसने बोला सर इसके ऊपर 18% क्या लगेगा आपका? जीएसटी लगेगा। मैंने बोला कितना? तो ये आपका हो गया 9,000 रुपीज़ जीएसटी हो गया, है ना। तो 9,000 का क्या पड़ गया आपको? जीएसटी पड़, ये पूरा का पूरा लैपटॉप की कॉस्ट पड़ गई। ठीक है, अब आपने क्या करा 59,000 क्या करे, 59,000 लैपटॉप स्टोर वाले को दे दिए। अब 59,000 में से 9,000 लैपटॉप स्टोर वाला क्या करेगा? गवर्नमेंट को दे देगा जीएसटी, है ना, दे देगा ना। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें निकाली। देखो, सबसे पहले ये जीएसटी लगा, वो किस पे लगा? वैल्यू या प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। दूसरा, ये जो बर्डन जो है वो किस पे आया? सिलेंडर पे आया। लेकिन पे किसने किया? लैपटॉप स्टोर ओनर ने किया, है ना, लैपटॉप स्टोर ओनर ने किया, है ना। अब अगर ये लैपटॉप, अगर मेरी जगह पे अगर मैं 500 लैपटॉप खरीदूं, अगर मैं एक की जगह 500 लैपटॉप खरीदूं या और कोई खरीदे या कुछ भी हो, इस पे जो जीएसटी है वो जीएसटी हर लैपटॉप पे 9,000 रुपये ही लगने वाला है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। तो क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? रिग्रेसिव इन नेचर। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये एनालिसिस एक बार देखो। लेवी, डायरेक्ट टैक्स लेवी किस पे करता है? किस पे किया? सिलेंडर पे किया। बोन किसने किया? सिलेंडर ने ही गवर्नमेंट को पे किया। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स लेवी किस पे हुआ? लैपटॉप ओनर पे, है ना, लैपटॉप ओनर पे लायबिलिटी डाली है गवर्नमेंट ने पे करने की। ठीक है, तो उसे कहते हैं लेवी किस पे होता है? चार्ज किस पे क्रिएट हुआ? लैपटॉप ओनर पे हुआ। और बोन किसने किया? लैपटॉप ओनर ने जो बैलेंस है, जो 59,000 में से जो 9,000 जीएसटी का अमाउंट वो भी किससे चार्ज किया? मेरे से चार्ज किया। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में हमने पढ़ा ये डायरेक्टली किस पे लगता है? इनकम पे लगता है या वेल्थ पे लगता है ना। डायरेक्टली इनकम पे लगा। इसका इंसिडेंट और इम्पैक्ट क्या हुआ? सेम पर्सन पे पड़ता है। ये किस पे लगता है? इनकम या वेल्थ पे लगता है। और यहाँ बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता, है ना। और ये डायरेक्टली बोर्न बाय टैक्स पेयर। ठीक है, ये ईयरली बेसिस पे कलेक्ट होता है और ये मैंने समझाया आपको प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में भी हम लोग समझ लेते हैं, ये किस पे लगा था? लैपटॉप के प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, इसका इंसिडेंट और इम्पैक्ट क्या है? वो डिफरेंट पर्सन पे है, मतलब लेवी टैक्स लैपटॉप ओनर पे हुआ लेकिन बर्डन किस पे आया? सिलेंडर पे आया। ठीक है, ये किस पे लगता है? प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है सब्सिक्वेंट बायर पे, है ना। किसने बर्डन शिफ्ट किया इस केस में? लैपटॉप ओनर ने बर्डन शिफ्ट कर दिया मेरे पे। और जो फाइनल बर्डन जो आता है वो किस पे आता है? फाइनल कंज्यूमर पे आता है। ठीक है, कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज
है ना। कब कलेक्ट होता है जीएसटी? एट अ टाइम ऑफ सेल और परचेज, और ये होता है रिग्रेसिव इन नेचर, और इसका क्या है एग्जांपल? जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जब आप लोग क्या पढ़ोगे, आप लोग आर्टिकल 246, आर्टिकल नंबर 246 का 7th शेड्यूल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे 3 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 और लिस्ट नंबर 3, है ना। लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 और लिस्ट नंबर 3। तो लिस्ट नंबर 1 क्या करती है? यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट स्टेट लिस्ट और थर्ड लिस्ट कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स गिवन है उसमें लॉ बनाने की पावर किसको दे रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट के अंदर पावर दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को, और कंकरेंट लिस्ट में कंबाइंड पावर दे रखी है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये अब हम लोग यहाँ तक पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे गिनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। मतलब जीएसटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से इवॉल्व हुआ, है ना। इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन ये जो जीएसटी इम्प्लीमेंट करने की लड़ाई है वो बहुत पहले से चल रही थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसे समझते हैं। आज की डेट में 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने वैट और जीएसटी इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, और फ्रांस पहली कंट्री था पूरे वर्ल्ड में, फ्रांस पहली कंट्री था जिसने वैट और जीएसटी इम्प्लीमेंट करा था 1954 में। ठीक है, और इंडिया के अंदर आप लोगों को पता है, इंडिया के अंदर क्या है? फेडरल पॉलिटिक्स है। फेडरल पॉलिटिक्स का मतलब जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों क्या होती हैं? अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज पूरे करती हैं। तो यहाँ पे क्या है? फेडरल पॉलिटिक्स है, तो फेडरल पॉलिटिक्स में स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? अपने रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्हें सीजीएसटी लगाया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एसजीएसटी लगाया। तो ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इसी वजह से क्या हुआ? इंडिया में फेडरल पॉलिटिक्स होने की वजह से डुअल जीएसटी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, और किस किस कंट्री में, लाइक ब्राजील और कनाडा में जाओगे आप तो वहां पे भी क्या है? डुअल जीएसटी सिस्टम ही एप्लीकेबल है। ये हम एक बार पढ़ लेते हैं। इन द ईयर 2000 में क्या हुआ? उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला एक कमेटी बनाओ जो कि जीएसटी मॉडल को डिजाइन करेगी हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, 2006 में आते आते क्या हुआ? 2006 में जो हमारे पी चिदम्बरम साहब थे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा कि 2010 से इंट्रोड्यूस कर देंगे हम जीएसटी को। ठीक है, लेकिन 2010 में तो कुछ हुआ नहीं। फिर 2014 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और 2016 में 101 जो अमेंडमेंट बिल क्या हुआ? इनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर सितंबर 16 में क्या हुआ? जीएसटी काउंसिल को बनाया गया, क्योंकि जीएसटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है जीएसटी में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मार्च 17 में जीएसटी काउंसिल ने क्या करा? रिकमेंड किए कौन से बिल? सीजीएसटी बिल, एसजीएसटी बिल, यूटीजीएसटी बिल और कंपनसेशन सेस बिल। ठीक है, अब जब ये बिल बन गए, बिल पास हुए अप्रैल 17 में, और जब बिल बन गए, एक्ट बन गया, और एक्ट को सपोर्ट करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए? रूल्स चाहिए। फिर क्या हुआ? जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड करे रूल्स, और रूल जब रिकमेंड कर दिए उसके बाद 30 जून 2017 को सारे के सारे स्टेट ने एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अपना अपना एसजीएसटी एक्ट पास कर दिया, और 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? जीएसटी लॉन्च हो गया। ठीक है, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर ने अपने जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी एक्ट जो था वो पास किया 8 जुलाई ऑफ 2017 में। तो मतलब आफ्टर 8 जुलाई 2017 जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो गया होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस। उसके बाद क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, लाइक क्या हुआ कि हमें फिनिश गुड बनाना है और क्या बनाना है? एक कार बनानी है ना, एक कार बनानी। तो कार बनाने के लिए पीछे बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे,
है ना। सबसे पहले हमें स्टील चाहिए होगा, स्टील वाले से स्टील लेके आएंगे, स्टील वाले से स्टील लेके आएंगे, फिर कार बॉडी बनेगी, कार बॉडी बनाएगा H2। फिर उसके बाद क्या हुआ, S3 क्या हुआ, S3 कार मेक बॉडी लेगा H2 से और कार मेकर है, कार में बनाएगा, ठीक है, और लास्ट में कार बन के तैयार हो जाएगी। तो स्टील, तो सबसे पहले हमें स्टील खरीदना है, तो स्टील खरीदने के लिए हम लोग गए, तो हम लोगों को क्या पता चला, ये 100 रुपये इसका बेसिक प्राइस था और 18 रुपीज़ इस पे GST। तो इसने इनवॉइस बना के दे दिया 118 का। जब 118 का इन्होंने इनवॉइस बना के दे दिया, तो 118 में से 18 रुपीज़ जो है GST का जो हमने पीछे पे किया है स्टील सेलर से, तो 18 रुपीज़ का हमें क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ GST क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। तो जितना भी सब्सिक्वेंट GST क्या होता है लगता है, उसका इनपुट आपको मिलता जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, 118 से आपको 118 रुपीज़ का तो इनपुट मिल जाएगा। तो आपके लिए कॉस्ट कितनी पड़ी, 100 रुपीज़ पड़ी। अब आपने प्रॉफिट ऐड किया, कुछ कॉस्ट लगाई, वो वैल्यू एडिशन आपकी कितने की होगी, 50 रुपीज़ की हो गई। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 150 आ गई। अब इस पे 150 पे आपने 27 और 18% GST लगाया, ये आ गया 27 रुपीज़। आप लोगों को पता है कि 27 रुपीज़ में से 18 रुपीज़ का GST ऑलरेडी आप दे चुके हैं पहले, है ना, ठीक है। तो आपको आपके पास 18 रुपीज़ का इनपुट पड़ा हुआ है, तो आप 27 में से 18 रुपीज़ का इनपुट ले लेंगे और 9 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे कर देंगे। आप लोगों को पता है GST क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 9 रुपीज़ जो आया है, जो 9 रुपीज़ आया है वो क्या होगा, वैल्यू एडेड टैक्स का ही 18% होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करा, 9 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे कर दिए। अब क्या हुआ, कार मेकर वाले को क्या चाहिए, कार बॉडी चाहिए। तो कार बॉडी की टोटल इनवॉइस कितना है, 177 में से 27 रुपीज़ क्या है इन्होंने पीछे पे किया हुआ है, तो ये क्या करेंगे, इसका 27 रुपीज़ का इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इनके लिए कॉस्ट जितनी पड़ी 177 माइनस 27 150, और इन्होंने वैल्यू एडिशन करी 60 रुपीज़ की, इनके लिए बेसिक प्राइस आ गया 210, और इस पे इन्होंने जब GST लगाया 37.80, और टोटल कॉस्ट जो पड़ी आपकी कार की वो पड़ी 247.80। तो 37 रुपीज़ इन्हें गवर्नमेंट को पे करने हैं, लेकिन 27 रुपीज़ का इनके पास ITC ऐप पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, 10.80 गवर्नमेंट को पे कर देंगे, और 10.80 क्या होना चाहिए, जितना उन्होंने कमाया, मतलब जितना उन्होंने वैल्यू ऐड किया 60 रुपीज़, उसका ही 18% क्या होगा, 10.80 आएगा। अब आप लोगों को पता है कि 247 क्या हुई, कार की कॉस्ट पड़ी, लेकिन जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसको कोई भी ITC नहीं मिलता, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर को ITC नहीं मिलता, और इसके लिए सारा का सारा कॉस्ट ये इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी, वो कॉस्ट बन जाएगी। जब ये कॉस्ट बन जाएगी तो अल्टीमेट बर्डन आप लोगों को पता है कि GST का किस पे पड़ा, फाइनल कंज्यूमर पे पड़ा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके डिफरेंस समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने समझा GST क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन वाले पार्ट पे ही एप्लीकेबल होता है, बाकी का क्या हो जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, आप लोगों को पता है कि हमने पिछले प्रोसेस में जितना भी GST पे किया, हम उसका क्या कर लेते हैं, क्रेडिट अगले प्रोसेस में पे करते टाइम ले लेते हैं, और सिर्फ वैल्यू एडिशन पार्टी गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने ये भी देखा, फाइनल कंज्यूमर पे जो अल्टीमेट GST का बर्डन आ जाता है, फाइनल कंज्यूमर पे आ जाता है। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्स, आप लोगों ने ये भी देखा कि GST हर प्रोसेस पे GST आपने जितना भी पे किया उसका इनपुट आप लोगों को मिलता जा रहा है। तो 18 रुपीज़ पे आप लोगों को कोई भी अल्टीमेट ये है ना एक्स्ट्रा GST पे नहीं करना पड़ा, मतलब GST पे GST नहीं लगा, नो कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, GST के अंदर कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि आप हर प्रोसेस पे जितना भी आपने GST पे किया उसका इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब देखो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, है ना, मैं दिल्ली में हूँ और मैंने सप्लाई करी है, सपोज करो हरियाणा में, है ना, मैंने हरियाणा में सप्लाई करी। अब मैं दिल्ली में हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई, हरियाणा हो गई, तो मैंने क्या लगाया, IGST लगाया, है ना। अब आप लोगों को पता है GST नेटवर्क जो है IGST को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है।
एक CGST के पास जाता है, एक SGST के पास जाता है। तो ये जो SGST वाला पोर्शन है, स्टेट GST वाला पोर्शन है, वो हरियाणा के पास जाएगा या दिल्ली के पास जाएगा? यस, ये जाएगा हरियाणा के पास। क्यों? क्योंकि GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज कहाँ हो रही है, कंज्यूम हो रही है ना, जहाँ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड हो रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई जिस स्टेट में पड़ रहा है, जिस स्टेट में फॉल हो रहा है, उस स्टेट को GST का रिवेन्यू हमें देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ जाता है यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। आप लोगों को पता है कि GST पूरे के पूरे स्टेट पूरे क्या है, इंडिया में यूनिफॉर्मिटी के साथ एप्लीकेबल है। तो क्या है, GST इज अ वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीड फॉर GST इन इंडिया। GST की इंडिया में नीड क्यों पड़ी? अब आप लोगों को मैं एक समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो क्या होता था पहले क्या होता था, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज पे डबल टैक्सेशन लग जाता था। आप उसे एज अ गुड्स भी टैक्सेबल कर देते थे, एज अ सर्विसेज भी टैक्सेबल कर देते थे। जैसे कि सॉफ्टवेयर में वैट भी लग जाता था, फिर सर्विस टैक्स भी लग जाता था कभी कभी। ठीक है, तो क्या होता था कि इससे डबल टैक्सेशन अराइज होता था और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो जाती थी। ऐसी सिमिलरली क्या होता था, कास्केडिंग ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स ऑन टैक्स भी लगता था। मतलब कि इनपुट मिलता नहीं था। मतलब जैसे सपोज करो आपको किसी प्रोडक्ट पे आपने सर्विस टैक्स लगाया या एक्साइज ड्यूटी आपने लगा दी। अब एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद जब आप किसी को गुड्स और सर्विसेज को इंटर स्टेट सेल करते थे तो वहाँ वैट में लग जाता था या CST लग जाता था। तो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर आपको वैट और CST फिर से लगाना पड़ता था, जिससे कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस होते थे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल, जैसे ये 100 रुपए की क्या थी, एसेसेबल वैल्यू थी, एक्साइज ड्यूटी आपने लगाया, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी के बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू आई आपकी, और उसी वैल्यू पे आपने क्या लगाया, वैट लगा दिया। मतलब कि टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड था, उस पर आपने ऑलरेडी फिर से टैक्स लगा दिया। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट होता था। और नेक्स्ट चीज क्या आती थी, जैसे आपका सैनवेट का इनपुट पड़ा हुआ है ना, सैनवेट क्रेडिट पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास सपोज करो स्टेट लेवल की कोई लायबिलिटी है, तो आप सैनवेट को स्टेट लेवल की लायबिलिटी या वैट पे करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। वहाँ सैनवेट को आप यूज नहीं कर सकते थे वैट की लायबिलिटी पे करने के लिए। तो यहाँ पे क्या था, यूटिलाइजेशन है ना, क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल पहले नहीं था। तो ये एक दिक्कत आती थी। मल्टीपल टैक्सेस थे, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स है ना, एंट्री टैक्स, ये बहुत सारे टैक्सेस थे, तो ये भी एक दिक्कत आती थी। तो ये कुछ दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम थी पहले के टैक्स रिजीम में, जो कि GST में आके इन सब चीज़ों को हम लोगों ने रिजोल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेमवर्क ऑफ GST एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, है ना। डुअल GST मॉडल मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंडिया है वो क्या है, इंडिया के अंदर फेडरल पॉलिटिक्स है, तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके ही GST कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर के पास जो है वो इंटर स्टेट पे GST कलेक्ट करने की पावर, और स्टेट के पास इंटर स्टेट पे GST कलेक्ट करने की पावर है। मतलब कि स्टेट लेवल पे जो SGST है वो स्टेट GST को मिलता है, और ये कलेक्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, और सेंट्रल GST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही से कलेक्ट करता है। लेकिन IGST क्या है, इंटीग्रेटेड GST, इसको कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, लेकिन बाद में पोर्शन जो है, जो स्टेट वाला आधा पोर्शन है, वो स्टेट को बाइफिकेट कर देता है, मतलब उनको पे कर देता है। ठीक है, अब CGST ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई। अब जैसे कि सपोज करो कि आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर लोकेशन सप्लायर दिल्ली में है और प्लेस सप्लाई भी दिल्ली में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर आपका क्या है, सपोज करो चंडीगढ़ में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपकी चंडीगढ़ में है ना। तो इस केस में क्या होगा, CGST और SGST एप्लीकेबल हो जाएगा, CGST और SGST एप्लीकेबल हो जाएगा, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रा स्टेट सप्लाई
कहेंगे। मतलब कि एक स्टेट विद इन स्टेट या फिर विद इन यूनियन टेरिटरी अगर सप्लाई होती है, अगर एक ही स्टेट में या एक ही यूनियन टेरिटरी में प्लेस सप्लाई और लोकेशन सप्लाई बोथ क्या करते हैं, फॉल करते हैं, तो उस केस में उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। और CGST और SGST और UTGST, जैसे चंडीगढ़ एक यूटी है तो यहाँ पे CGST और UTGST एप्लीकेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर सपोज करो कि यहाँ एक दिल्ली में है और एक हरियाणा में है ना, और यहाँ पे एक चंडीगढ़ में है और एक ही दिल्ली में है, और यहाँ एक चंडीगढ़ में है और यहाँ ये सपोज करो अंडमान और निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। या फिर SEZ और DTA है ना, या फिर आउटसाइड इंडिया है ना, आउटसाइड इंडिया से आप इंडिया में, या वाइस वर्सा। तो इन सब केस में क्या होता है, IGST, यस IGST एप्लीकेबल होता है, और IGST एप्लीकेबल होता है, और इस सप्लाई को हम क्या कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। तो जहां पे वेयर लोकेशन सप्लाई और प्लेस सप्लाई कहाँ है, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी। और ये भी जो है वो आपके इंटर स्टेट में ही एप्लीकेबल होते हैं। ये हमने पढ़ा इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या लगता है, IGST लगता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं फॉरेन कंट्री से स्टेट 1 में कोई भी सप्लाई लेता हूँ तो वहाँ IGST लगेगा, स्टेट 1 से स्टेट 1 में लेता हूँ तो CGST SGST, स्टेट 2 के अंदर लेता हूँ तो CGST SGST, और स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाता हूँ तो IGST। ऐसे ही आपको क्या लगता है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट आप क्या कर सकते हैं, बाइफिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के लिए मेन जो चीज है आप लोगों को क्या देखनी है, आप लोगों को देखनी है लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई। अब लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस सप्लाई, प्लेस सप्लाई जो है आपको लोकेशन सप्लायर तो मिल जाएगा, ठीक है। लोकेशन सप्लायर क्वेश्चन में गिवन होगा, और लोकेशन सप्लायर आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ से वो सप्लाई हो रही है, ठीक है, वहाँ पे बंदा कहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो लोकेशन सप्लायर भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी केसेस में लोकेशन सप्लायर को हम क्या मानते हैं, ठीक है। लेकिन रही बात प्लेस ऑफ सप्लाई की, ठीक है, दो चीज देखनी है, लोकेशन सप्लायर और प्लेस सप्लाई। तो लोकेशन सप्लायर भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे आप लोग ये डिफाइन करेंगे कि ये इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, ठीक है। और ये प्लेस सप्लाई जो है आपको गिवन है कहाँ पे, कौन से प्रोविजंस में गिवन है, वो आप लोग पढ़ेंगे सेक्शन 10, 11, 12 और 13 ऑफ IGST एक्ट। आप लोगों के सिलेबस में जो है वो 2 ही सेक्शन एप्लीकेबल है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो आप लोगों को डिफाइन करनी है, डिटरमाइन करनी है, वो एज पर IGST एक्ट ही डिफाइन या डिटरमाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। अब आपको पता है कि पूरे के पूरे एक ही क्या पूरे देश के लिए एक ही CGST एक्ट है, लेकिन आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, ये टोटल मिला के क्या है 8 यूनियन टेरिटरी है, टोटल मिला के 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उनमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका ऑन लेजिस्लेचर है ना, जिनका ऑन लेजिस्लेचर है। वो 3 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। तो जब इनका ऑन लेजिस्लेचर है तो इनको हम क्या करेंगे, GST के पर्पज से स्टेट ही ट्रीट करते हैं, और यहाँ पे क्या लगता है SGST लगता है, ना कि UTGST लगता है। लेकिन उसके बाद जो 5 यूटी बस्ती हैं उन्हें प्योर यूटी कहते हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हमारा चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हुए हैं, मर्ज हो गए हैं। और लास्ट में हमारा एक आता है लद्दाख भी क्या है, आपकी एक प्योर यूटी है, ठीक है। तो क्या था, जम्मू एंड कश्मीर जब हमारा क्या हुआ, एक स्टेट बना, जम्मू एंड कश्मीर क्या बना था हमारा, मतलब पहले क्या था, स्टेट था, फिर वो क्या करा, टूट के क्या हुआ, एक मिक्स्ड यूटी बना, और जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख अलग होके एक प्योर यूटी बन गया। तो सबसे पहले पोजीशन हमारी क्या होती थी, सबसे पहले हमारे पास 29 स्टेट थे, 2 हमारे पास मिक्स्ड यूटी होती थी, दिल्ली और पुडुचेरी, और प्योर यूटी होती थी 5।
ठीक है। चेंज आने के बाद क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से हट गया, लेकिन एक मिक्स्ड यूटी बन गया जिसका ओन स्टेट लेजिस्लेचर आ गया, और उस एक लद्दाख हमारा स्टेट ऐड हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दादर नगर हवेली अंडमान दीव क्या हुआ, मर्जर हो गया, और एक ये दो मिलके एक प्योर यूटी बन गए। तो आज की डेट में हमारे पास 31 प्योर स्टेट हैं। 31 प्योर स्टेट का मतलब उसमें से 28 जो है वो प्योर स्टेट है, और 3 जो है मिक्स यूटी हैं, जिनको क्या करेंगे, जीएसटी पर्पज से हम लोग स्टेट ट्रीट करने वाले हैं। और हमारे पास 5 जो बची वो क्या है, प्योर यूटी हैं। ठीक है, वहां क्या लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आप लोगों को पता है कि गुड्स की क्लासिफिकेशन हम किसके हिसाब से करते हैं, एचएसएन कोड के हिसाब से। ठीक है, हर एक गुड्स के को उसके डिस्क्रिप्शन या उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्या कर रखा है, एक एचएसएन कोड असाइन किया गया है। ठीक है, सर्विसेज के लिए हम लोग यूज करते हैं एसएसी कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, तो उसको हम लोग सारी सर्विसेज को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एसएसी कोड के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्यों लाई गई, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन, बहुत मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर जो होते थे छोटे छोटे, तो उनके लिए सब कुछ फॉलो करना, सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, है ना, स्टॉक मेंटेन करना, ये सब पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए क्या करा गया, कंपोजिशन स्कीम लाई गई। और इसको क्या करा, कंपोजिशन स्कीम लाई गई जिसमें एक सिंपलर मेथड है कंपोजिशन स्कीम को, जो कि हेल्प करता है स्मॉल बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, और क्या है, उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, एज पर द टाइम, जो हमारी क्या है एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट है, अगर वो एक्सीड हो जाती है स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट जो गिवन है अलग अलग सेक्शन नंबर 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, अगर आप डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स के अंदर या सर्विसेज के अंदर या मिक्स के अंदर, तो आप लोगों के लिए अलग अलग लिमिट्स जो हैं वो गिवन है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्जेम्पशंस क्या है, स्मॉल स्केल के जो बिजनेसमैन हैं, है ना, जो सपोज करो किसी इंडस्ट्री को एड देना है या कुछ देना है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जीएसटी के लिए एग्जेम्पशन भी इंट्रोड्यूस की हुई है। उसके बाद आप लोगों ने देखा है यहाँ पे क्या, जीएसटी सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जीएसटी कॉमन पोर्टल। जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है, एक तरीके से जीएसटी नेटवर्क जो है वो जीएसटी कॉमन पोर्टल को संभालता है। और जीएसटी नेटवर्क क्या है, एक क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, और ये किसको, वेबसाइट को संभालता है, www.gst.gov.in। ठीक है, यहाँ ये क्या है, एक तरीके कॉमन पोर्टल है जिसपे आप जाके सारे कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, और वहाँ पे अपना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ करा सकते हो, है ना। मेजरली क्या होता है, जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है उनका क्या है, फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शंस क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना, है ना, रिटर्न क्या करना, फॉरवर्ड करना सेंट्रल या स्टेट अथॉरिटीज को, जो हम लोग आईजीएसटी कलेक्ट होता है उसका क्या करना, बाइफिकेशन करना सीजीएसटी और एचजीएसटी में, है ना, मैचिंग करना, क्या पेमेंट सेटलमेंट करना किसके साथ, बैंक नेटवर्क के साथ, एमआईएस तैयार करना। तो ये सारे काम क्या हैं, जीएसटी नेटवर्क के हैं। एक और वेबसाइट है एक और वेबसाइट क्या है, www.eWayBillGST.gov.in। ठीक है, ये भी क्या है, ये वेबसाइट है ई-वे बिल बनाने के लिए। अगर आप क्या करते हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हो, गुड्स को इधर उधर लेके जाते हो, तो उसके लिए आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है इस साइट पे विजिट करके। उसके बाद आता है एक IRN पोर्टल। आप लोगों को पता है कि क्या है, आप लोगों के लिए अब क्या हुआ है, 5 करोड़ से ऊपर जिस भी टैक्सेबल पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर एक्सीड हुई है पिछले 2017-18 ऑनवर्ड से, है ना। अगर किसी भी साल में, एक साल में अगर 5 करोड़ से ऊपर एक्सीड हुई है आपकी टर्नओवर, तो आप लोगों के लिए ई इनवॉइसिंग करना क्या है, मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, मैंडेटरी हो गया, तो आप लोग ई इनवॉइस कर सकते हैं IRP पोर्टल पे विजिट करके। ठीक है, उसके बाद आता है जीएसपी और एएसपी। तो जीएसपी एएसपी क्या होती हैं, जीएसपी एक तरीके से क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड कंपनीज होती हैं। ठीक है, जिन्हें जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कहा जाता है।
इनका काम क्या होता है, एक तरीके से ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन तैयार करते हैं रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड, रिकंसिलेशन से रिलेटेड, या फिर और भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इजी करें आपके रिटर्न प्रोसेस को, आपके कंप्लायंसेस प्रोसेस को। ठीक है, तो ये होते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस जो है क्या करा गया, डीमेरिट गुड्स को और लग्जरी आइटम्स पे लगाया गया। डीमेरिट गुड्स लाइक पान मसाला, टबैको, है ना, एरिएटेड वाटर, मोटर व्हीकल्स, तो इन्हें क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, इनको डीमेरिट आइटम है ये, इन्हें डी प्रमोट करना चाहती है, तो इसलिए इन पे हैवी कंपनसेशन सेस के रेट एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, लाइक पान मसाला आप लोगों को पता है कि ये गवर्नमेंट क्या करती है, डी प्रमोट करती है, तो इसे क्या करते हैं, डीमेरिट गुड्स कहा जाता है। तो ओरिजिनली क्या हुआ था, जो कंपनसेशन सेस था वो सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स के लिए, जो ओरिजिनली जो था कंपनसेशन सेस जो था 5 ईयर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वो बाद में एक्सटेंड करके क्या करा, एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 तक एप्लीकेबल करवा दिया गया। अब आप लोगों को पता है कि भाई कि जीएसटी के अंदर सारे के सारे गुड्स सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया, लाइक एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे आज की डेट पे जीएसटी नहीं है। क्या है फिर, स्टेट एक्साइज। आप लोगों को पता है कि स्टेट एक्साइज क्या है, स्टेट एक्साइज जो है अल्कोहल पे, वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ठीक है, उन्होंने क्या करा हुआ है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी के दायरे से ही बाहर किया गया है। तो आज की डेट में अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और सेल परचेज पे सीएसटी और वैट लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं। आप लोगों ने सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 जब पढ़ा था उसमें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिए गए हैं, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और नेचुरल गैस। इसके ऊपर आज की डेट में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होता है और सेल और इंटर स्टेट सेल और परचेज के को करने के बाद इस पे सेस, सीएसटी और वैट लगाया जाता है। तो आज की डेट में इन 5 प्रोडक्ट पे और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है। लेकिन इसके बाद आता है डीमेरिट गुड्स, टबैको प्रोडक्ट्स पे आज की डेट पे जीएसटी एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दोनों के दोनों लगाए जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ओपियम, इंडियन हेम्प एंड नारकोटिक, है ना, नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। ठीक है, इस पे भी क्या हो है आज की डेट पे, इस पे भी क्या है आज की डेट पे, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज जीएसटी दोनों एप्लीकेबल होते हैं। तो आप लोगों ने देखा, अगर मैं एक सिंपल सा चार्ट बनाऊं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल, यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ प्रोडक्ट लिखता हूँ। ठीक है, ये क्या है, अगर सपोज करो ये क्या है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, इस और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, इन पे क्या है, इन पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, इस पे सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी है। लेकिन उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स एंड ओपिनियन, इंडियन हेम्प, ये सब आ जाते हैं। तो इनके ऊपर क्या है आज की डेट में, जीएसटी एज वेल एज क्या है, एक्साइज ड्यूटी, वैट और सीएसटी सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नहीं है लेकिन एक्साइज ड्यूटी लगती है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं रियल एस्टेट सेक्टर। आप लोगों को पता है रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी से बाहर किया हुआ है। शेड्यूल 3 जब आप लोग पढ़ेंगे तो सेल और परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आप लोगों को जीएसटी से बाहर किया गया है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन वहां पे गिवन है, वो जो कि हम लोग शेड्यूल 3 में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम्ड हो गए हैं जीएसटी के अंदर। आप लोगों को पता है सेंट्रल कि कौन से, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट पे लगती है लेकिन मेजरली क्या हो, खत्म हो गए। सीवीडी, सेंट्रल स्टेट टैक्स, सरचार्ज और ये सब। स्टेट के लिए क्या क्या हुआ है, स्टेट सरचार्ज और सेस। एंटरटेनमेंट टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट एंटरटेनमेंट टैक्स ही हटे हैं। लोकल बॉडीज के एंटरटेनमेंट टैक्सेस आज भी एप्लीकेबल हैं। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, वैट, लग्जरी और एडवर्टाइजमेंट टैक्स।
ठीक है, ये सब क्या हो गए हैं आज की डेट में सब्स्यूम्ड हो गए हैं, लेकिन कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सब्स्यूम्ड नहीं हुए हैं, ये आप लोग देख लेंगे, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने से बेनिफिट क्या हुए हैं, कुछ इकोनॉमिक्स को बेनिफिट हुए हैं। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हुए हैं, इकोनॉमी में भाई सबसे पहले क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, है ना, एक कॉमन मार्केट बन गई। अब आप लोग नेशनल और इंटरनेशनल, है ना, कहीं भी डील कर सकते हैं, इकोनॉमिक बैरियर्स नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद बूस्ट करा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, है ना। थर्ड, बूस्ट किया इन्होंने इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अगर आपका जो इंटरनेशनल मार्केट तक आपकी पहुंच गई है ना, जीएसटी से आप इंटरनेशनल मार्केट से भी में भी आपके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, तो आप उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी सेल ज़्यादा हुई है, सेल ज़्यादा हुई है तो आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो एम्प्लॉयमेंट तो आपकी इवेंचुअली बढ़ेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, बहुत सारे क्या हुए हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो हट गई हैं, अब यूनिफाइड हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गया टैक्स स्ट्रक्चर में, तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, सर्टेनिटी हो गया, मतलब कि आपको पता है कॉमन टैक्स रिटर्न्स हैं, कॉमन रिफंड प्रोसेस है, कॉमन, है ना, गुड्स सर्विसेज की क्लासिफिकेशन इजीली कॉमन ही है सबके लिए। तो ये क्या है, आपके लिए एक तरीके से क्या हुआ, सर्टेनिटी आ गई टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये क्या है, 5 बेनिफिट हुए हैं हमारे इकोनॉमी में। अब टैक्स कंप्लायंस आपको पता है अब क्या है, जीएसटी आने से मेजरली क्या है, ऑटोमेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन, आपको फाइलिंग, पेमेंट ऑफ टैक्स, सब कुछ क्या करना है आपको आईटी का यूज करके ऑटोमेटेड ही कर देते हैं आप लोग। कोई भी आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत अब नहीं पड़ती है। इजियर टैक्स कंप्लायंसेस, अब आप लोगों को पता है कॉमन फॉर्म्स हैं, फॉर्मेट हैं, सब कुछ इजी हो गया है, तो अब क्या हो गया, टैक्स कंप्लायंसेस आपके लिए इजी जीएसटी के अंदर बना दिए गए हैं। ठीक है, ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या फायदे हुए, अब इंडस्ट्री को तो भाई क्या फायदे हुए, इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, क्या जीएसटी आने से क्या हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या हुए हैं, वो कम हो गए। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कम हो गए तो कंजम्पशन सामने जो कंज्यूमर्स हैं वो कंजम्पशन ज़्यादा करने लगे, जब कंजम्पशन ज़्यादा करने लगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, अब प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो ग्रोथ तो होगी इंडस्ट्री की, तो ये एक फायदा हुआ। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट हर प्रोसेस में मिल जाता है, तो इससे क्या हुआ है, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गए हैं। स्मॉल ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को क्या हुआ है, फायदे हुए हैं, कुछ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दी गई है जीएसटी के अंदर, रजिस्ट्रेशन की, कंपोजिशन स्कीम लेके आए हुए हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं स्मॉल ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को दी गई हैं, तो इससे क्या हुआ है, इंडस्ट्री और ट्रेड में कुछ एडवांटेज आई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, 25 पार्ट्स हैं, 444 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265। 265 क्या कहता है, कोई भी बंदा टैक्स कलेक्ट नहीं करता एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, जब तक उसे अथॉरिटी दी गई है। 245 क्या कहता है कि सेंट्रल जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, होल ऑफ इंडिया में या एनी पार्ट ऑफ द इंडिया की टेरिटरी में क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ और सिर्फ होल ऑफ स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 366 इसके अंदर क्या है, सीजीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और गुड्स सर्विसेज एंड स्टेट को क्या कर सकता है, डिफाइन किया हुआ है। 246 आप लोगों ने पढ़ा था, 7 शेड्यूल में 3 लिस्टें रखी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 246A आर्टिकल को क्या करा, इंट्रोड्यूस किया, उसके अंदर बोला गया कि कॉन्करेंट पावर दी गई जीएसटी को लेवी करने की, किसको, पार्लियामेंट और स्टेट को, लेकिन एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद 279A जो है वो आर्टिकल है जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल को क्या करा गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब जीएसटी काउंसिल को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो एम्पावर किया इन्होंने प्रेसिडेंट को,
ज्वाइंट फोरम बनाने के लिए एक सेंट्रल और स्टेट, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल और स्टेट के दोनों के मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल का जो प्रोविजन है वो 12 सितंबर 2016 में आया। उसके बाद जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी 15 सितंबर को जीएसटी काउंसिल। चेयरमैन किसको रखा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो आज की डेट में कौन है? हमारी निर्मला सीतारमन जी। मेंबर कौन कौन से मेंबर्स क्या होंगे जीएसटी के? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन और अदर मिनिस्टर यूटी के और स्टेट के होंगे, ठीक है। फंक्शन आप लोगों को पता है कि जीएसटी काउंसिल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जीएसटी काउंसिल करती है। रिकमेंड करती है किसको? यूनियन और स्टेट को। किस पे? टैक्सेस पे, सेस पे, सरचार्ज पे, ठीक है, जो कि सब्सिडी हो सकते हैं जीएसटी के अंदर। जीएसटी, ठीक है, जो ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिस पे जीएसटी लगेगा या फिर जिन्हें एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। मॉडल ऑफ जीएसटी क्या रहेगा? प्रिंसिपल ऑफ लेवी अपॉर्शनमेंट, है ना। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी? रेट्स क्या होंगे? ये सारी जीएसटी क्या है? फंक्शंस है किसके? जीएसटी काउंसिल के। डिसीजन आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन है वो मेजोरिटी बट नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेज वोट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जो प्रेजेंट है और जिन्होंने वोट किया है। मैक्सिमम वेटेज कितना हो? कम से कम वेटेज कितना होना चाहिए? 3/4 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और डिसीजन कैसे होगा? मेजोरिटी। उसके बाद होता है जो सेंटर का वेटेज होगा, सेंटर के वोट का वेटेज होता है वो हमेशा 1/3 होता है और स्टेट का 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट आप लोगों को पता है। और उसके बाद आता है हमारा 279 में क्या बोला? जीएसटी काउंसिल शैल रिकमेंड ऑन द डेट ऑन विच जीएसटी शैल बी लेविड ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जीएसटी काउंसिल क्या कर सकती है? रिकमेंड कर सकती है इन केस अगर वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाना चाहें तो, ठीक है। अब उसके बाद 269A आर्टिकल कहता है आईजीएसटी जो कलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट में वो डिवाइड करेंगे 50% किस पे? स्टेट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो मैंने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस आप लोगों को गिवन किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर्ड जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दे दिए हैं इन केस आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही जगह पे रीड करने हो, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ हमारा क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा समझ में आया होगा। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ जिससे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैं डिस्क्रिप्शन पे क्या कर दूंगा, इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल का दे दूंगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक आप लोग क्या रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे।